तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जितना भी बायोलॉजी का सिलेबस था उसको हम अच्छे तरह से एक्सप्लेन किए थे कि कौन कौन टॉपिक पढ़ना है और उस टॉपिक के अंतर्गत यानी उस टॉपिक में अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है। बहुत अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन किए थे और जाने भी थे, और आपको भी लगा होगा कि ये सब तो हमको पढ़ा हुआ है 9th में, है ना। वही चीज 11th में पढ़ना है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का सिलेबस, यानी बहुत जितने सारे फिजिक्स का सिलेबस में है उसके सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फिजिक्स का 2 बुक होता है। 11th आप पढ़िएगा, साइंस से अगर पढ़ रहे हैं तो बुक 2 होता है। ये भाग 1 नंबर है। ये कितना भाग है? ये भाग 1। 2 बुक होता है, एक भाग 1 होता है और एक भाग 2 होता है। तो भाग 1 में 8 चैप्टर आएगा, है ना। भाग 1 में 8 चैप्टर, और ये 8 चैप्टर आप लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़े हुए हैं। तो चलिए हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक है भौतिक जगत। भौतिक जगत में हमको पढ़ना होगा कि जो विज्ञान है वो हमारे समाज से कैसे संबंधित है ना। हमारे और इसमें बलों के बारे में हमको पढ़ना होगा। कई तरह के बल होते हैं ना, तो बहुत सारे के बल जो होते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ना होगा, और जो विज्ञान है हमारे समाज से कैसे संबंध रखता है ना। विज्ञान की वजह से हमारा समाज आगे कैसे विकसित हो रहा है, कैसे अग्रसर हो रहा है, उसके बारे में हम लोग भौतिक जगत में पढ़ेंगे। दूसरा नंबर में है मात्रक और मापन। मात्रक और मापन में पढ़ेंगे हम लोग, जैसे समय हो गया, दूरी हो गया, ये सब जानते हैं ना। समय, दूरी, है ना, ये सभी द्रव्यमान, है ना, ये सभी चीजों का हम लोग मापने की जो यूनिट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और छोटी से छोटी यूनिट, बड़ी से बड़ी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट मतलब क्या होता है? मात्रक, ठीक है। तो यूनिट मतलब होता है मात्रक। तो छोटी से छोटी दूरी को मापने के लिए, बड़ी से बड़ी दूरी को मापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी दूरी मापने के लिए कौन सा इकाई होता है? यूनिट बताइए, आप लोग पता है कुछ? प्रकाश वर्ष। और उससे भी बड़ी होता है, पार्सेक होता है ना। तो सबसे बड़ी दूरी मापने वाले जो यूनिट होता है उसको कहते हैं पार्सेक होता है। अब प्रकाश वर्ष होता है वो 1 साल में लाइट द्वारा तय किए गए कुल लंबाई को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष मतलब क्या कि सूर्य के प्रकाश निकला, चाहे यही प्रकाश, कोई भी प्रकाश निकला, तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है वो? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है ना, है। और 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। किलोमीटर में देखते हैं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है लाइट। कि अगर 1 सेकंड खट ऐसे किया ना तो 3 लाख किलोमीटर चल जाएगा इतनी देरी में। तो अगर 1 साल में लाइट जितना दूरी तय करेगा उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष कहते हैं ना। और प्रकाश वर्ष से भी 3 गुना से भी ज्यादा है पार्सेक। इसका यूनिट होता है पार्सेक। तो अभी आप लोग देखते होंगे, जो अभी हम लोग के पास लाइट आ रहा है तो सूर्य का तुरंत निकला हुआ लाइट आ रहा है? नहीं। सूर्य से पृथ्वी पर आने में लाइट कितना समय लगता है? 8 मिनट और कुछ सेकंड लगते हैं ना। तो 8 मिनट पुराना लाइट हम लोग देख रहे हैं। जो आपको तरेगन दिखता है, तरेगन रात को, उससे अगर लाइट जो पहुंच रहा होगा, सालों लग रहा होगा उसको लाइट निकल कर पहुंचने में हमारी धरती तक। समझ में आया? क्योंकि जितने ज्यादा दूरी रहेगा उतने ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने में भी तो टाइम लग रहा है ना। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लग रहा है। तो इसी तरह जो हमारा जो बहुत सारे छोटे छोटे अब तारे दिखते हैं वो हमारे पृथ्वी से भी बहुत बड़े हैं, सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत दूर होने की वजह से हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे भी आप लोग देख लो कि कोई चीज अगर दूर रहेगा तो छोटा दिखाई देता है। कोई आदमी भी जा रहा हो तो दूर रहेगा तो छोटा दिखाई देगा। पतंग देखो, पतंग उड़ाते हैं तो इतना बड़ा रहेगा, आकाश में जाएगा तो इतनी हो जाएगा, होता है ना। तो उसी तरह जो स्टार हैं, तारे हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन दूरी होने की वजह से बहुत छोटे दिखाई देते हैं, और उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में लाखों साल भी लग जाते हैं, जबकि प्रकाश का चाल इतना ज्यादा है तब। तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है वो सब अभी हम कोई भी नहीं बता सकता है कि ब्रह्मांड जो है जहां पे हम लोग रह रहे हैं वो कितना बड़ा है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मात्रक और मापन में पढ़ेंगे, इस सब का यूनिट पढ़ेंगे, है ना। बहुत और क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे,
आधारी राशि पढ़े हो ना, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, और साथ साथ विमीय सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कभी आप सुने हो? विमीय, विमीय सूत्र के बारे में सब हम लोग पढ़ेंगे। तो विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो विमीय सूत्र होता है कि उसको किसी भी फंडामेंटल जो एथी होता है, यूनिट होता है, माने आधारी राशि जो होता है वो 7 को होते हैं ना। तो विमीय सूत्र जब लिखते हैं तो उसके संकेत से लिखते हैं, ठीक है। जब हम लोग विमीय सूत्र पढ़ेंगे तो उस समय अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अभी सिलेबस केवल बात कर रहे हैं तो अभी अंदर नहीं जाएंगे। इसके बाद है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति क्या क्या हो सकता है? सरल रेखा में कोई चल रहा है सीधा, तो सीधे सीधे जा रहा है तो सरल रेखा में गति हो जाएगा। सरल रेखा में गति के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वेग पढ़ेंगे, चाल पढ़ेंगे, विस्थापन पढ़ेंगे, दूरी पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे। त्वरण ये सब पढ़े हो ना, तो वो सभी हम लोग सरल रेखा के गति के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद समतल में गति। देखो समतल में गति का मतलब कि अगर कोई भी चीज है, अगर 3 डायमेंशन की बात की जाए, 3 डायमेंशन माने 3 बीमा। डायमेंशन मतलब क्या होता है? 3 बीमा। जितना भी अभी हमको देख रहे हो आप 3 डायमेंशनल है। कुर्सी देख रहे हो, पेन मार्कर देख रहे हो, 3 डायमेंशनल है। मतलब वो किसी को चीज को देखने में अगर 3 को भुजा हमको दिख रहा है तो 3 डायमेंशनल कहलाएगा। जैसे अगर हम बात कर ले हम कि ये वर्ग है, ये तो वर्ग है ना, तो वर्ग है तो ये 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसका लंबाई और चौड़ाई आदमी को दिखता है। ऊंचाई इसका दिख रहा है नहीं। लेकिन अगर यही हम यहाँ पे हम मोबाइल का खोल ले लिए हैं तो यहाँ पे हम लोग 3 चीज देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं? एक तो देख सकते हैं इसका लंबाई कितना है, इसका चौड़ाई कितना है, और इसका ऊंचाई कितना है। 3 चीज दिख रहा है ना, लेकिन इसमें दिख रहा है नहीं। ये या तो लंबाई और चौड़ाई दिख रहा है, ना तो फिर लंबाई या ऊंचाई दिख रहा है। जो भी दिख रहा है 2 को दिख रहा है, इसमें 3 को दिख रहा है। देखो ये लंबाई हो गया, ये वाला चौड़ाई हो गया, और ये ऊंचाई हो गया। तो ये 2D है, माने 2 डायमेंशनल। ये 3D है, 3 डायमेंशनल। तो ये बोल रहा है कि 3 तलों में, इसका भी 3 एक्सिस हो गया। तो देखो क्या कौन एक्सिस हो गया? एक होगा ऊपर, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। 3 का एक्सिस हुआ ना। आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे ऐसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसे वाई एक्स ऐसे पढ़े हैं कि नहीं? तो ये 2 कोऑर्डिनेट 2 को डायमेंशन दिखा रहा है। 3 डायमेंशन करेंगे तो एक वाव वैसे रहेगा, तो एक वाव वैसे रहेगा तो बिंदु दिखेगा। इसलिए हम इसको ऐसे नहीं दिखा के ऐसी लाइन खींच देते हैं, ये हो जाएगा जेड एक्सिस, 3 एक्सिस, ठीक है। तो अब ये कै गो तल हो गया। जैसे अब तल की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉपी लाइए तो अच्छा से तल ना इसी से कर लेते हैं, इसी से काम चला लेते हैं। देखिए ये मेरे पास मोबाइल का ढक्कन है, तो देखिए इसके 3 तल हो गए। कौन कौन तल हो गए? एगो ई तल हो गए, एगो ई तल हो गए, एगो नीचे हो गए, है ना। तो 3 तल है। तो बोल रहा है कि समतल में, समतल माने बराबर, सम माने बराबर, समतल में गति। तो इसमें गति जो करेंगे, इसमें कोई चीज चलेगा तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें समतल की गति के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना होगा सदिश अदिश राशि का जोड़ घटाव। जैसे सदिश राशि होता है ना, सदिश राशि, राशि नहीं लिखा रहा हो। इसके बाद अदिश राशि, अदिश राशि, इसी का कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, है ना। कि सदिश राशि को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, उसका क्या रूल्स है ना। जबकि अदिश राशि रहेगा तो उसके क्या रूल्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना होगा। फिर राशि गड़बड़ा यहाँ ऐसे छोड़ दिए। तो सदिश अदिश राशि के जोड़ घटाव हम लोग पढ़ना है समतल में गति में, ठीक है। जैसे सदिश सदिश राशि को जोड़ेंगे या फिर अदिश अदिश राशि को जोड़ेंगे, घटाएंगे तो कैसे है, कौन सा रूल को फॉलो करता है। जैसे सदिश राशि का जो होता है वेक्टर, पढ़े हो ना। वेक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में सदिश राशि बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सदिश, और स्केलर को बोलते हैं अदिश। तो कौन कौन से रूल, जैसे कि सदिश राशि जो होते हैं वो पैरेललोग्राम रूल को फॉलो करते हैं और साथ ही साथ ट्रायंगल लॉ का भी फॉलो करते हैं। लेकिन अदिश राशि जो होते हैं वो नहीं फॉलो करते हैं। तो वेक्टर को जोड़ने का तरीका अलग होता है, स्केलर क्वांटिटी को जोड़ने का तरीका अलग होता है। तो उसके नियम के बारे में हम इसको पढ़ेंगे। गति के, अब देखिए आगे इसके बाद क्या है, गति के नियम। गति के नियम हम लोग बहुत पहले ही से पढ़ते आए हैं, 8th क्लास से भी पढ़ते आए हैं। जैसे गति के नियम हमको पढ़ना पड़ेगा जड़त्व। कोई वस्तु रुकल रहता है तो चाहता है कि रुकले रहे, कोई वस्तु चल रही है तो चाहता है कि चलते रहे। कब तक? जब तक उसमें कोई भारी बल ना लगे। तो जड़त्व का नियम होता है। फिर न्यूटन का पहला नियम होता है जो बल का डेफिनेशन देता है। न्यूटन का दूसरा नियम होता है जो बल का फॉर्मूला देता है, F = ma में।
दूसरा नियम। तृतीय नियम, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है विपरीत दिशा में, है ना। तो ये गति के नियम में हम लोग पढ़ेंगे ये सभी, है ना, कि न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, और साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे हम लोग, जड़त्व का नियम पढ़ेंगे। गैलीलियो का नियम कहते हैं, गति के पहला नियम को हम लोग गैलीलियो के नियम से भी नाम से जानते हैं। हाँ, और सब क्या है तो तरीके क्या क्या हमको सुनने को मिलता है, हे भगवान। और वो तुम्हारी और फ्रेंड एक थी, एक और आती थी ना, अच्छा हाँ, चलो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, गति के नियम तक यहाँ पढ़ लिए। तो गति के नियम में हम लोग ये सभी पढ़ना होता है। कौन कौन से? जड़त्व का नियम, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, और संवेग पढ़ना, और संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम में आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं तो यहाँ जान लेंगे कि जब दो गेंदा टकराता है तो उसका संवेग कभी रहता है, नियत रहता है, न घटता है न बढ़ता है। संवेग कहता है मास इंटू वेलोसिटी, इसको कहते हैं संवेग। मास माने द्रव्यमान, संवेग वाला फॉर्मूला आप लोग जानते ना होगा जी, मास इंटू वेलोसिटी, इसको तो बोलते हैं संवेग, इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। तो यहाँ पे देखिए मास माने द्रव्यमान और वेलोसिटी। अगर हम अपना मोमेंटम निकालना चाहेंगे यानी संवेग निकालना चाहिए तो हमारा वजन मान लीजिए 60 kg होगा, है 60 kg वजन, और कितना स्पीड से दौड़ रहे हैं, दोनों को गुना कर देंगे, संवेग निकल जाएगा, है कि नहीं। तो संवेग संरक्षण के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ना है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो देखिए कार्य, ऊर्जा, शक्ति तो ये भी आप लोग जानते होंगे। कार्य बराबर क्या आप लोग पढ़े होंगे बचपन से ना पढ़े होंगे, सियाना होकर के पढ़े होंगे। तो कार्य बराबर फॉर्मूला आप क्या पढ़े होंगे? कार्य बराबर विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कार्य। अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और जितना दूरी तय करता है, ट्रेवल करता है बल लगाने के बाद, तो उसको गुना कर देते हैं तो वही कार्य हमारा हो जाता है। यानी कार्य बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? कार्य बराबर F इंटू एस, एस को डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करते हैं, और साथ में यहाँ पढ़ेंगे कोस थीटा। कोस थीटा हम लोग इसलिए पढ़ेंगे कि हर चीज पर निर्भर अलग अलग करता है। जैसे मान लीजिए अगर ये मार्कर है, यहाँ पे मार्कर आप दिख रहा है आपको, तो अगर हम इधर से इसे धक्का दे रहे हैं, इधर से धक्का दे रहे हैं, तो बहुत आसानी से चलेगा, कम फोर्स भी लगाएंगे ना तो चलेगा। लेकिन इसको ऐसे धक्का देंगे, ऐसे ऐसे करके और ऐसे धक्का देंगे, अब बढ़िया से चलेगा, ये जल्दी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये थीटा कोस थीटा क्या है कि यही एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल और ये जो फोर्स लगाएंगे ये दोनों के बीच में जो एंगल यहाँ पे बन रहा है उसी को थीटा की जगह हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो यही कार्य होगा। कार्य के बाद हम लोग को पढ़ना होगा ऊर्जा। तो कार्य करने की, एक तरह से कहेंगे कार्य करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहेंगे। तो ऊर्जा भी खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शक्ति। कार्य करने की क्षमता के दर को कहते हैं शक्ति। यही कार्य के नीचे अगर टी लगा दिए ना तो ये हो जाएगा क्या? शक्ति हो गया। नीचे क्या कर देंगे? टी लगा दिए तो हो गया शक्ति। और आप लोग जानते होंगे ऊर्जा मुख्य रूप से दो तरह से होता है। गति के अनुसार अगर देखा जाए तो एगो स्थितिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है कि नहीं होता है? तो चलो आगे देख लेते हैं टॉपिक में। कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। देखिए अभी हमने देखा सरल रेखा में गति देखा, समतल में गति देखा। घूर्णी गति में हमको देखना है कि कोई ऐसा थोड़ी है कि हर वस्तु है सीधे सरल रेखा में घूमते रहेगा। एगो पॉइंट की इर्द गिर्द चारों ओर तो भी घूम सकता है ना, गोल गोल तो घूम सकता है ना। अगर बाइक चला रहे हैं और रास्ता गोल गोल मुड़ान वाला है तो बाइक तो मुड़ाना पड़ेगा, है ना। तो उस केस में हम लोग को घूर्णी गति के बारे में पढ़ना होगा, समझे। उस केस में हम लोग कणों के निकाय और घूर्णी गति में उसमें हम लोग को पढ़ना होगा। समझ में आया बात? तो घूर्णी गति के आप लोग फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। जैसे कोणीय वेग होता है, घूर्णी गति में होता है। तो इसका गति यानी कोणीय वेग हम इसको कैसे निकालेंगे? कोणीय वेग होता है कोणीय वेग। तो मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा और वस्तु यहां से चलना पड़ा तो सीधा नहीं रहेगा, तो उसको तो कैसे कैलकुलेट करें कितना चला है? इसके लिए हमको कोणीय वेग, अगर यहां से निकल के यहां तक चल गया कोई वस्तु, यहां से इसे चला तो कोई एंगल बनाता होगा, यहाँ पे कोई थीटा बनाता होगा, घुमा रहा है तो एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां से चला यहां तक चला तो एक एंगल बनाया थीटा, है ना। थीटा की जगह मान लीजिए 45 डिग्री एंगल बन सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोणीय वेग बराबर होता है W। कोणीय वेग को हम लोग डिनोट करते हैं W, है ना। तो अब कितना दूरी तय किया तो डेल L होगा, अब कितना समय किया तय तो डेल T हो जाएगा।
यही कोणीय वेग बराबर फॉर्मूला कि कुछ निश्चित समय में वो कितना लेंथ तय किया है, सॉरी थीटा होता है ना जी, एल नहीं होता है, थीटा, कि कितना समय में ये जो वस्तु यहां से यहां चलने लगा, कितना एंगल तय किया है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग में हम लोग यही पढ़ेंगे और रिलेशन देखेंगे कि सरल रेखा में जो गति होता है और कोणीय वेग वाला जो गति होता है उसमें रिलेशन क्या है, उसमें संबंध क्या है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना होगा इसमें। अब देखिए एक तो कोणीय संवेग आता है, इसमें टॉपिक और आएगा, कोणीय ही तो वेग हो गया, एक आएगा कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। तो देखिए कोणीय संवेग बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हो जाएगा m इंटू भी संवेग होता है, अभी बताए थे कि संवेग बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुने वेग, वेलोसिटी मतलब वेग, तो द्रव्यमान गुने वेग, और इसी को अगर रेडियस से गुना कर दिया जाए, इसका रेडियस से गुना कर दिया जाए तो यही हो जाएगा कोणीय संवेग। ठीक है, तो ये सब चीज हमको पढ़ना है। देखो अगर कोई वस्तु सीधे सीधे रेखा में जा रही है तो उसमें एंगल बनेगा जब तक गोलाकार रास्ता में नहीं घूमेगा, नहीं ना बनेगा, इसलिए अगर गोलाकार रास्ता पे घूम रहा है तब थीटा एंगल बनेगा। जब थीटा एंगल बनेगा तो कितना समय में थीटा एंगल बना है, अगर थीटा एंगल जितना बना है उसमें टाइम से भाग दे दिया जाए तो वही तो निकल जाएगा कोणीय वेग। ठीक है, वही निकल जाएगा कोणीय वेग। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लिए और आगे थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण आप लोग पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण तो आप लोग जानते हैं, है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आप और हम और बेंच और कुर्सी और सब चीज पृथ्वी की ओर क्या है, अट्रैक्ट होते रहता है, मतलब सटा हुआ रहता है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद केपलर के गति नियम पढ़ेंगे, जो सूर्य के चारों ओर हमारा ग्रह जो घूम रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो केपलर ने उस नियम को दिया था, इसलिए कहते हैं हम लोग उसको केपलर का गति नियम। तो गुरुत्वाकर्षण में हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे, केपलर के गति नियम पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे पलायन वेग पढ़ेंगे। पलायन वेग क्या होता है कि जब कोई वस्तु को हम लोग, अभी आप लोग जानते होंगे कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट घूमते रहता है, या फिर किसी नील आर्मस्ट्रांग जो था पहली बार चंद्रमा पर गया था, है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक ऐसा वेग होना चाहिए जिसके कारण यहां से कस के फेंकेंगे ना तो कभी लौट के नहीं आए। ठीक है, कस के फेंकें तो लौट के नहीं आए, तो उसी वेग को हम लोग कहेंगे पलायन वेग। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अभी इसको फेंक दिया, इसे लीजिए ये लौट के तो आ गया, इतना हिमाच के फेंकना है, इतना कस के फेंकना है कि दोबारा लौट के आए ना करे, समझे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे पलायन वेग, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद शून्य भार, शून्य भार कभी सुनते हो, नाम सुने हो, जैसे झूला पर तारामाची वाला बड़का वाला झूला पर घूमे होंगे आप लोग, घूमे हैं, तो इधर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो लगेगा कि वजन बढ़ल है, जब ऊपर से नीचे लाता है तो लगता है शून्य हो गया, शरीर का वजन नहीं है, पता है कि नहीं होता है। तो इसी में हम लोग को पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण में केपलर के गति नियम पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है हम लोग को पलायन वेग पढ़ना है, साथ ही भारहीनता पढ़ना है, और पढ़ना हम लोग का भू उपग्रह। भू उपग्रह क्या होता है कि धरती को निगरानी करने के लिए बहुत सारे उपग्रह हमारे पृथ्वी के चारों ओर छोड़ा रहता है, और उसी से हम लोग को सैटेलाइट कहा जाता है, उपग्रह को जो हम लोग बनाते हैं ना मनुष्य द्वारा, वो सैटेलाइट कहलाता है। तो जो मनुष्य द्वारा बना करके धरती के चारों ओर आकाश में घूम रहा है बहुत सारा उपग्रह, ठीक है, सैटेलाइट बहुत सारा घूम रहा है और धरती की निगरानी करता है, साथ ही साथ हमको मौसम की जानकारी देता है, और वो हमको पता करना होता है कि वहां पे हमको किस, जैसे यहाँ तक अर्थ है तो कहाँ पे हमको छोड़े कि वो अंतरिक्ष में ना जाए, बीच में रहे, अंतरिक्ष में भी ना जाए और ना तो धरती पे आके गिरे। ठीक है, नहीं तो धरती पर गिर जाएगा तो कोई के घरे पर गिर जाएगा, ना गिर जाएगा, तो ना अंतरिक्ष में ही जाए, अंतरिक्ष में चल जाएगा तो यहाँ चल गया, लीजिए अब धरती दिखबे नहीं करेगा, तो भू उपग्रह पैसा लगा के छोड़ने से क्या फायदा, कोई फायदा है नहीं ना, फायदा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उपग्रह जो हम लोग बनाते हैं सैटेलाइट, तो हमको कौन से कक्षा में इसको छोड़ना चाहिए कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते भी रहे, हाँ आजा, पृथ्वी के चारों ओर घूमते भी रहे और पृथ्वी पर गिरे ना, अंतरिक्ष में भी नहीं जाए,
है ना। तो उसको हम कहेंगे भू उपग्रह। उसकी एक निश्चित दूरी होती है जहां पे हम लोग छोड़ते हैं, तो जिसके कारण पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहेगा। अभी कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि चाइना जो है वो अपने बॉर्डर पर बहुत सारा आर्मी को बुला रहा है। कैसे जानते हैं? कोई आदमी घुस कैसे छुप के देखता है? नहीं देखता, सैटेलाइट से देखता है। वो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट घूम रहा है उसमें कैमरा भी लगा रहता है, और वहां से दिख जाएगा कि चाइना वाला बॉर्डर पर आर्मी तैनात कर रहा है। तो भारत वाला सोचेगा हो सकता है लड़ाई का ही करेगा, हमनियो कर देते हैं तैयार, तो इन्हों से चल जाता है आर्मी, ट्रक के ट्रक। समझ में आया? तो भू उपग्रह का हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मौसमी घटनाएं के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे हम लोग पहले ही पता कर लेते हैं कि इस महीना बहुत गर्मी गिरने वाला है, होता है ना। चाहे इस बार ठंडा बहुत गिरने वाला है, कैसे पता चल जाता है? भू उपग्रह के बारे में हम लोग इसी के माध्यम से हम लोग पता करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण में भारहीनता, भार कब बढ़ जाता है लिफ्ट में। कभी कभी आप लोग 9th क्लास में पढ़ाए होंगे आप लोग को, कि बताए होंगे कि हमको सर लिफ्ट के छत पर कैसे टकरा जाएगा हम लोग का। जब डोरी टूट जाता है लिफ्ट का, तब हम लोग का सर कहाँ टकराता है? लिफ्ट के छत में, ऊपर में, ऊपरला में टकरा जाएगा, क्योंकि लिफ्ट चलेगा हमने से पहले ही नीचे, और हम हवा में हो जाएंगे। तो हवा में जाएंगे तो छत से टकरा जाएगा। नीचे से लिफ्ट ऊपर पर जाइएगा धीरे धीरे, तो शुरू लगेगा कि वजन बढ़ रहा है। कभी कॉलेज में आप लोग कौन कौन किसको किसको घुमाए थे? लिफ्ट में चढ़ी थी जी, तो शुरू शुरू जब चढ़ाए थे, लिफ्ट में बैठाए होंगे, तो लगता होगा वजन बढ़ गया है कि नहीं? और फिर जब अगर ऊपर से उतरी भी होगी अगर तुम, तो शुरू अरे वजन तुम हल्का हो गया, फिर नॉर्मल हो जाता है ना। तो ये सभी हम लोग गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे। तो हम लोग अध्याय जो 1 था, बुक का नंबर 1 था, उसका हम लोग कंप्लीट कर लिए। इतना ही सुन पढ़ना था। तो आज से हो गया फिजिक्स समाप्त, खत्म कर दिए फिजिक्स। ठीक है, अब फिजिक्स पढ़ना नहीं है, सब तो पढ़ ही लिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बुक दूसरा, क्या है कि फिजिक्स में 2 बुक है 11th में। तो भाग 1 खत्म हो गया, भाग 2 की बात करेंगे अब हम लोग। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। स्टूडेंट तो सोच लेता है, कोई कोई जानते अरे हिले के न डोले के 50 मुक्का मारे के। खेले हो कभी आप लोग? कैमरा हिल जा रहा है। स्टूडेंट भी सोच रहा है कि वीडियो सर तो वीडियो अपलोड कर ही देते हैं, बाद में देख लेंगे, आज एंजॉय कर लेते हैं शादी में। नहीं, ठोसों के यांत्रिक गुण। ठोसों के यांत्रिक गुण मतलब क्या है? तो ठोस जो है, ये एक मार्कर है मेरे पास, ये भी क्या है? ठोस है। आप लोग 9th क्लास में पदार्थ की अवस्था 5 अवस्था पढ़े होंगे, उसमें एक अवस्था ठोस भी रहता है। तो अब इसमें हम लोग इसको खींचेंगे, चाहे इसको इसे मोड़ेंगे, तो इसमें जो अंदर के इसके कण है जिससे मिल करके बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अगर खींचेंगे किसी चीज को, तो ये एक मार्कर जो है ऐसा बना क्यों है? क्योंकि इसका जो अंदर का जो कण है एक दूसरे को पकड़े हुए, आकर्षण बल लगा हुआ है इसमें, है कि नहीं? अगर यही रहता मिट्टी का रहता तो ऐसे करता टूट जाता, आराम से टूट जाता है कि नहीं? क्योंकि इसके कणों के बीच का आकर्षण बल मट्टी में कमजोर होता है, इसलिए आसानी से टूट जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें जो बॉन्ड बना है स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, जिसके कारण वे खींच रहे हैं तो टूट नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसी के अंदर हम लोग को पढ़ना होता है, इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है प्रतिबल। पढ़ना होगा इसके अंदर हम लोग प्रतिबल। देखिए, प्रतिबल के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। प्रतिबल होता क्या है कि जब हम किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं किसी वस्तु पर, कुछ ठोस वस्तु पर, तो उसके अंदर एक, मान लीजिए कोई वस्तु है अगर इस तरह का, इस पे ऊपर फोर्स लगाए, है ना, तो अंदर में एक ऐसे प्रतिबल का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो प्रतिबल एक तरह से जो प्रेशर हम लोग पढ़ते हैं, प्रेशर बने दाब, जो दाब होता है, दाब बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और दाब को डिनोट करते हैं P से, करते हैं ना। और स्ट्रेस, प्रतिबल को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस। तो देखिए, कोई चीज पर हम लोग दाब लगाते हैं तो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? दाब होता है ना। और देखो, प्रतिबल का भी फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जब दोनों का फॉर्मूला एक ही है तो नाम कैसे अलग अलग हो गए, है ना। तो इसमें होता है कि आंतरिक बल होता है,
प्रतिबल में होता है आंतरिक बल, अंदर जब ऐसे कोई हम लोग किसी वस्तु पर ऐसे प्रेशर करते हैं, लगाते हैं, प्रेस करते हैं, किसी को दाब लगाते हैं, तो उसके अंदर आंतरिक बल होता है। उसके कणों के बीच जिस जिस कण से मिलकर के वो वस्तु बना है, उसके कणों के अंदर बल उत्पन्न होता है। और कितना बल उत्पन्न होगा? जहां तक उस पर फोर्स लगाया गया है ना। तो एरिया मतलब क्या होगा? इसके यहां से यहां तक एरिया हो जाएगा। उस पर अगर ऊपर से प्रेशर लगाते हैं तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा? फोर्स उत्पन्न होगा कणों के बीच, है ना। तो प्रतिबल बराबर स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर एरिया। और फोर्स कौन सा होता है? आंतरिक बल होता है, अंदर का बल होता है। ठीक है, तो यही हम लोग को इसमें हम लोग पढ़ना है, प्रतिबल में पढ़ना है। अगर हम लोग यूनिट के बात कर लिया जाए तो फोर्स का न्यूटन, अब मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया का। तो प्रतिबल का भी मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और दाब का भी मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दोनों का मात्रक उतने हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन बस अंतर कितना है? प्रतिबल और दाब में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस मुख्य रूप से इतना अंतर है कि ये जो दाब होता है वो फोर्स बाहर से अप्लाई होता है, फोर्स बाहर से लगता है। लेकिन जो प्रतिबल होता है उस वस्तु के अंदर का फोर्स होता है। वस्तु के अंदर जो होता है वो कणों के बीच का फोर्स होता है। तो प्रतिबल बराबर फॉर्मूला होता है स्ट्रेस पर यूनिट एरिया। तो ये चीज आपको कभी पढ़े नहीं होंगे अभी तक, ठीक है। यानी जो बुक दूसरा है फिजिक्स का, आपको नया नया टॉपिक सीखने को मिलेगा, जो कि बहुत खुशी की बात है कि नहीं? अगर पढ़ा हुआ टॉपिक ही पढ़ेंगे तो उसमें खुशी है खुशी? नहीं, कुछ सीखने के आदमी कोशिश करना चाहिए कि नया नया कुछ सीखे आदमी, है ना। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है प्रतिबल, इसके बाद पढ़ना होता है विकृति। इसी में पढ़ना हमको होगा विकृति, इसमें पढ़ना होगा हमको विकृति। विकृति मतलब होता है कि अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, यानी वो ऐसे इसको वस्तु को अगर खींचेंगे, रबड़ अगर रहता, मान लीजिए रबड़ रहता, तो विकृति बराबर फॉर्मूला होता है, विकृति होता है कि जब किसी पर हम बल अप्लाई किए तो रबड़ खींचा के यहाँ तक चल जाता है ना। तो इसके लंबाई में कितना चेंज हुआ है और किससे? ओरिजिनल लेंथ से, ओरिजिनल लंबाई से। ओरिजिनल लंबाई कितना है इसका? मान लीजिए मार्कर है, तो ओरिजिनल लंबाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, और जब खींचा गया तो हो गया 15 सेंटीमीटर। जब इसको खींचा गया, रबड़ का रहता तो खींच देता 15 सेंटीमीटर मान लीजिए हो गया। तो इसकी विकृति बराबर होता है चेंज इन लेंथ, यानी कि लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन और बटा प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। तो देखिए, तो लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ? यहाँ 15 था, यहाँ 10 था, तो परिवर्तन कितना हुआ है? 5 का अंतर हुआ है ना, परिवर्तन 5 हुआ ना, तो 5/10, क्योंकि प्रारंभिक कितना था? 10 था ना, तो यही हो जाएगा विकृति। यही तो विकृति होता है कि किसी वस्तु पर अगर बल अप्लाई किए हैं तो उसके शेप साइज में परिवर्तन होता है, आकार बदल जाता है उसका। तो कितना आकार उसका लंबाई बदला है और प्रारंभिक में उसका लंबाई कितना था, उसी को अगर अनुपात में लिखते हैं तो चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, तो हो जाता है हम लोग को विकृति। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। अभी हम पढ़े थे उससे पहले क्या? स्ट्रेस। अब लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन। ये होता है विकृति। तो पिछले बार हमने क्या देखा, पिछले वाले टॉपिक में, कि उसमें कोई वस्तु पे फोर्स प्रेशर अप्लाई कर रहे थे तो इंटरनल बल लग रहा था, वस्तु के अंदर में बल लग रहा था। इसमें क्या होता है कि इस पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाहर से कहीं से, तो इसका साइज में चेंजिंग आ रहा है ना। तो कितना चेंजिंग हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, और पहले उसका लंबाई कितना था पुरनका वाला उसको नीचे रखेंगे, तो हमको मिल जाएगा विकृति। ठीक है, इसी में और क्या क्या हमको पढ़ना है, थोड़ा टॉपिक देख लेते हैं। और इसमें हम लोग को पढ़ना है प्रतिबल विकृति वक्र, प्रतिबल विकृति वक्र गुणांक पढ़ना है। देखिए, अगर हम मान लीजिए कोई लकड़ी है, चाहे कोई लोहा है, चाहे कोई स्टील है ना, कोई वस्तु ठोस पदार्थ है, उसको ऐसे खींचेंगे तो खींचते खींचते वो लंबाई तो बढ़ेगा ही, लेकिन एक स्थिति ऐसा होगा कि टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा ना। तो उसमें जो वक्र होता है उसके बारे में हम लोग एक ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे वक्र होता है, उसका वक्र इस तरह होता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ेंगे। ठीक है, कि जब हम कोई ठोस पदार्थ होता है उसको तोड़ते हैं तो इधर स्ट्रेस होता है, इधर स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी कि विकृति और प्रतिबल,
विकृति और प्रतिबल के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग इस ग्राफ में पढ़ेंगे। जो वक्र अभी बताए ना, तो उसमें वो छोटा सा ग्राफ पढ़ेंगे। तो ये सब बहुत आसान सन है, जब हम लोग टॉपिक जब पढ़ेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। अभी बस खाली थोड़ा थोड़ा आप लोग ओवरव्यू देख लो, समझ लो कि क्या क्या हमको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ना है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था में तो हमको पढ़ना है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलास्टिसिटी। यानी मतलब कोई अगर रबड़ है तो उसको देखो खींचते हैं रबड़ को, तो खींचने के बाद उसके ऊपर जब फोर्स हटा देंगे, अगर फोर्स लगाएंगे तभी तो खींचाएगा, लंबा होगा ना। तो जब फोर्स हटाएंगे तो वह पुराने अवस्था में आ जाता है ना। रबड़ अगर मान लो प्रत्यास्था में बात कर लेते हैं, प्रत्यास्था है तो इसमें क्या रबड़ है, तो इधर से भी बल लगाएं और इधर से भी लगाएं, फोर्स इधर से भी लगाएं इधर से, तो क्या होगा, इसका लंबाई वाई से बढ़ जाएगा ना रबड़। जब बढ़ेगा, लेकिन जब फोर्स फिर हटा देंगे ना तो यही वाला कैसे हो जाएगा, इतनी बड़ा हो जाएगा। तो अगर किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और उसके आकार में चेंजिंग आ रहा है, लेकिन फिर वही फोर्स हटा दिया जाएगा और फिर पुराने अवस्था में आ जाएगा वही वस्तु, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। मतलब वो इलास्टिक है, ठीक है। कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसको खींच दीजिएगा ना तो फिर पुराना अवस्था में नहीं आता है, एक बार खींचा गया ना तो पुराना फिर लौट के ये नहीं आएगा। लेकिन कुछ वस्तु ऐसे होते हैं, जैसे रबड़ अभी देख बात की है ना, स्टील की बात कर लिए, इस सबको खींचेगा तो पुराने अवस्था में फिर आ जाता है, समझे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, प्रत्यास्था में पढ़ेंगे कि कोई वस्तु है, उस पर अगर वस्तु पे बल लगाया जा रहा है तो उसके आकार में चेंजिंग आ जाएगा, और वही बल फिर हटाया जाएगा तो वह जब पुराने अवस्था में आ जाता है तो उसको बोलते हैं प्रत्यास्था बोलते हैं, ठीक है। बहुत इजी है। इसके बाद हम लोग इसी में पढ़ना होगा, प्रत्यास्था हो गया। इसके बाद चलो ये पहला चैप्टर खत्म। इतने मुख्य रूप से इतना टॉपिक हम लोग को इसमें पढ़ना था। प्रतिबल पढ़ना था, विकृति पढ़ना था, प्रत्यास्था पढ़ना था। किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो लास्ट में एक बार टूट जाता है, तो किस ग्राफ को बनाते हुए टूटता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें जो दहिया पूरा चूटा लगाएगा सगरो गोड़े हाथे पे डॉक्टर, और इसके बाद एगो रिपोर्ट ला के देगा, और रिपोर्ट में ऐसे रहेगा, ऐसे चरखुटे को मेरा मान लीजिए रिपोर्ट कागज हो गया, और इसमें ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे करते रहता है। देखो ऐसा कोई बीमार पड़ा हुआ तो ऐसा का दिया होगा रिपोर्ट, तो ऐसे एगो ग्राफ आता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आगे हम लोग देख लीजिए तरलों के यांत्रिक गुण। तरल मतलब क्या होता है, कोई द्रव पदार्थ होगा, तरल जो होगा द्रव पदार्थ होगा। तो यांत्रिक गुण मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर वस्तु मोशन में है, कोई भी वस्तु मोशन में है या घूम रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं यांत्रिक गुण कहते हैं। जैसे कि यांत्रिक एनर्जी कहते हैं, यांत्रिक मतलब इंग्लिश में होता है मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो अगर मान लीजिए पंखा है, पंखा नच रहा है तो हमको हवा मिलता है, तो पंखा क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यानी विद्युत धारा जो करंट है उसको किस में बदल देता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी में तो पंखा नचने लगता है ना। और पंखा में मोटर होता है इसलिए नचता है ना। जब नचने लगता है तो क्या चीज में बदल दिया, मैकेनिकल एनर्जी में। जो पंखा में मोटर लगा हुआ है क्या चीज काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है, यानी कि विद्युत धारा वाला ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जिसके कारण पंखा नचता है और हमें हवा ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो कोई भी वस्तु अगर मोशन में है तो समझो कि यांत्रिक गुण उसके अंदर ना है, यांत्रिक गति है उसमें, है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जब तरल पदार्थ कहीं बह रहा होता है, पानी बह रहा होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जब पानी बहता है तो उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, उसमें पढ़ते हैं गाढ़ापन देखते हैं। कोई पानी गाढ़ा होता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में विस्कोसिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं विस्कोसिटी को, देख लेते हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं श्यानता, उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में श्यानता बोलते हैं, जैसे श्यानता। ये हम लोग इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। तो श्यानता क्या होता है, श्यानता बताता है कि कौन सा तरल पदार्थ कितना गाढ़ा है। जैसे अगर पानी और मध की बात कर लिया जाए, तो पानी को ऐसे गिराइएगा तो तुम बहे लगा, हरा हरा बहे लगेगा, भागने लगेगा, होता है कि चारों तरफ तुरंत छितर जाएगा। लेकिन वही मध को गिराइए तुरंत छितरेगा नहीं, यानी कि जो मध है वो ज्यादा श्यान है, ज्यादा श्यानता है, उसमें ज्यादा गाढ़ापन है, लेकिन पानी में गाढ़ापन कम है, ठीक है।
इसके बाद कहते हैं पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव में हमको पढ़ना होगा कि देखिए कोई भी तरल पदार्थ होता है उसमें पृष्ठ तनाव होता है, एक बल होता है जिसके कारण वो अपने अंदर किसी वस्तु को जाने नहीं देता है। जैसे कि देखे होंगे कि मच्छर को पानी पर तैरता है कि नहीं, पानी पर बैठ जाएगा, वो डूबेगा नहीं, डूबता है नहीं, पत्ता गिर जाएगा तो डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो पानी है एक बल लगा रहा है और उस जिसके कारण वो पत्ता या फिर मच्छर है उसके अंदर नहीं जा रहा है। लेकिन कभी आप लोग सुने होंगे कि अगर आसपास पानी जमा हुआ है तो उसमें मिट्टी का तेल डाल दीजिए, तब मच्छर नहीं पनपेगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जितने सारे मच्छर है वो अंडा देता है पानी के सतह पर, ऊपर वाला पर, लेयर पर, और जब हम लोग उसमें किरोसिन का तेल डाल देते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिसके कारण मच्छर का जितने सारे अंडा थे, लार्वा थे, वो डूब जाता है, डूब के मर जाता है। तो जब अंडे नहीं रहेगा तो मच्छर कहां से आएगा, है कि नहीं? इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके आसपास पानी जमा हुआ है तो उसमें थोड़ा सा किरोसिन तेल डाल दीजिए, तब अंडा देगा तो मच्छर, उसको पता है कि हम अंडा दे रहे हैं, मेरा बच्चा बड़ा होगा और सबको काटेगा। लेकिन हम लोग दिमाग क्या लगा दिए कि उसमें केरोसिन तेल डाल दिए, और जब तेल डालने से पृष्ठ तनाव घट जाएगा पानी का, जिसके कारण मच्छर डूब जाएगा। समझ में आया? तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला आप लोग होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट एरिया जो क्या था, फोर्स पर यूनिट था, स्ट्रेस था, है ना? फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस था, फोर्स पर यूनिट एरिया दाब था, प्रेशर था, और फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हो जाएगा, अगर लेंथ लंबाई आ जाएगा तो इसी हो जाएगा श्यानता हो जाएगा, इसी कहेंगे श्यानता। तो श्यानता के बारे में पढ़ेंगे। श्यानता के बस अभी शॉर्ट में इतना समझ लो कि गाढ़ापन, कौन वस्तु कितना गाढ़ा, कौन सा तरल पदार्थ कितना गाढ़ा है। जो ज्यादा गाढ़ा है तो ज्यादा श्यानता उसमें है, जो कम गाढ़ा है वो उसमें कम श्यानता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है श्यानता पढ़ना है, और पढ़ना हम लोग को दाब। किसी पानी पर हम अगर दाब लगाते हैं, इसमें पास्कल्स लॉ भी पढ़ना होगा। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स नाम कभी सुने हो? कोई सुने हो जी? आप लोग को 9th-10th में कभी बताए जरूर होंगे। जो हाइड्रोलिक वाला काम करता है, देखते हैं ट्रैक्टर पीछे वाला डाला उठा देता है। अगर ट्रैक्टर मीठा भरल है तो पीछे वाला डाला कैसे उठ जाता है? उसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ये जो पाइप ऐसे रहता है ना, यही ना पाइप ऊपर उठता है, पाइपा उठता है तो ट्रैक्टर का डाला पीछे उठा देता है। इसमें लिक्विड भरा रहता है, लिक्विड मतलब फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ठीक है, पास्कल सलाह कहता है कि अगर किसी पानी में अगर यहाँ पे कोई बल लगाते हैं तो वो बल जितने भी पानी के अंदर कण है सब पर समान लगेगा। अगर वहां पे 1 न्यूटन का लगाए हैं बल, तो यहाँ पे जो कण होगा एक रूप अपने से 1 न्यूटन का बल लग गया होगा। ठीक है, तो पास्कल सलाह हमको बहुत अच्छा से बताएंगे, क्योंकि पास्कल सलाह के कारण ही हम कम फोर्स लगा करके, कम प्रेशर लगा करके हम लोग ज्यादा बल प्राप्त करते हैं, जिसके कारण कम बल लगा करके कोई चीज को हम आसानी से उठा सकते हैं पास्कल सलाह के माध्यम से। तो इसमें पास्कल सलाह भी पढ़ना होगा द्रव्य के तापीय गुणनफल में, क्योंकि इसमें दाब एक टॉपिक आया है, उसमें पढ़ना है दाब, तो उसको पास्कल सलाह भी पढ़ना होगा। और साथ में बता रहे हैं और क्या पढ़ना होगा देख लेते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण, पानी के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, यानी ऊष्मा मतलब हीट। पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं, अगर डेगची में पानी को गर्म करते हैं तो देखते हैं यहाँ से पानी पूरे गर्म हो जाता है कुछ समय के बाद, होता है ना। यानी हीट तो हम दिए थे यहाँ पर ही, लेकिन पानी गर्म हो गया, यहाँ वाला भी पानी गर्म हो गया, हो जाता है ना। तो यहाँ से यहाँ हीट कैसे गया है उसके बारे में हम लोग ऊष्मा के स्थानांतरण में पढ़ेंगे, है ना। देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि कण जो गर्म होता है, गर्म होने के कारण ऊपर चला जाता है, फिर ठंडा वाला कण नीचे आ जाता है। पानी जैसे ऊपर वाला जो होगा वो तो सब ठंडा होगा शुरुआती में, जब गर्म करेंगे तो पहले नीचे वाला गर्म होगा, तो जब नीचे वाला गर्म होगा तो जितने सारे पानी के कण हैं ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएंगे और ठंडा वाला ऊपर से नीचे आएंगे, फिर ये वाला गर्म हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर ठंडा वाला नीचे, ऐसे ऐसे घूमते घूमते सब पानी गर्म हो जाता है, समझे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण, जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो ऊष्मा को स्थानांतरण करने के 3 है। इसमें जो होता है संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, ऊष्मा जो स्थानांतरण होता है 3 तरीके से होता है। एक होता है विकिरण विधि,
एक होता है चालन विधि और एक होता है संवहन विधि। तो पानी जो गर्म होता है हम लोग संवहन विधि द्वारा होता है, लेकिन जब लोहा को गर्म करते हैं तो चालन विधि होता है। यहाँ लोहा गर्म करेंगे, यहाँ गर्म हो जाता है ना, इसमें चालन विधि द्वारा होता है। और सूर्य के प्रकाश जो हम तक आ रहा है वो भी एक उष्मा है, वो हमारे तक आने में कौन सा विधि कर रहा है, विकिरण विधि। 3 को विधि होता है, तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे तब, ठीक है। बस अभी इतना ही समझ लो आप लोग। उष्मा का स्थानांतरण हो गया, इसके बाद पृष्ठ तनाव के बाद, श्यानता के बाद, दाब के बाद बात कर लिए, ये सब बात कर लिए। अब ये सेकंड टॉपिक हम लोग भी खत्म कर दिए, यानी कि आप लोग को जो नया नया सीखना है आपको भाग 2 में ही सीखना है, फिजिक्स का भाग 2 में। भाग 1 तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि सब तो पढ़ा लिखा हुआ है पहले से, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा बस। इसके बाद हम लोग पढ़ना होगा द्रव के तापीय गुण, खत्म हो गया ना। इसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा अच्छा, द्रव के तापीय गुण बच गया है। हाँ, तो इसमें हम लोग द्रव के तापीय गुण में पढ़ना होगा, ताप और उष्मा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद टेम्परेचर को मापने के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर को मापने के लिए, यानी कि कभी कभी कम टेम्परेचर को नापने के लिए होता है तो हम लोग थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर को मापने के लिए होता है तो पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जिस तरह का टेम्परेचर होता है उसके अनुसार हम लोग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ना होगा द्रव के तापीय गुण में ताप का मापन पढ़ना होगा, टेम्परेचर को कैसे मापते हैं उसके बारे में पढ़ना होगा। जैसे कभी आप लोग इसमें ये और चीज पढ़ना होगा, जैसे कि डिग्री सेल्सियस नाम सुने होंगे, फ़ारेनहाइट सुने होंगे, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन सुने होंगे, रोमर सुने होंगे, ये सभी टेम्परेचर को मापने वाला यूनिट है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस भी तो आप जानते हैं, फ़ारेनहाइट जैसे बुखार उखार नापते हैं तो फ़ारेनहाइट में मापते हैं, लेकिन पानी जो गर्म करते हैं उसको डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, है ना। केल्विन ऐसा यूनिट है ताप का मात्रक, केल्विन होता है ना। और बड़ा बड़ा यूनिट होता है पायरोमीटर, जो होता है बहुत ज्यादा हीट होता है, जैसे सूर्य के टेम्परेचर नापना होता है ना, तो उसका टेम्परेचर तो बहुत है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब थर्मामीटर से 6000 डिग्री सेल्सियस मापाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तनिशान कितना डिग्री सेल्सियस मापता है, लगभग 108-10 फ़ारेनहाइट मापता है। और इसमें बताएंगे कि फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, ये सब आप लोग कभी हम बताए भी होंगे, हमसे पढ़े होंगे तो, है नहीं तो पढ़ी हो ना। तो वही तो बोल रहे हैं कि अगर हम पढ़े होंगे हमसे तो ये सब बताए भी होंगे कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस कैसे बदलते हैं, केल्विन में कैसे बदलते हैं, उसके बारे में हम लोग को पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ना था द्रव के तापीय गुण में ये सब पढ़ना होगा ताप मापने के लिए, और आदर्श गैस पढ़ना होगा हमको, है ना। आदर्श गैस पढ़ना होता है, आदर्श गैस वैसा होता है, तापीय गुण में न पढ़ना है जी, आदर्श गैस। आदर्श गैस पढ़ना होता है कि जो गैस हमारे आसपास बहुत सारे हैं, वायुमंडल में भी गैस है, आप लोग जो एलपीजी गैस होता है वो भी गैस है ना। तो आदर्श गैस एक ऐसा गैस होता है जिसमें उसमें मौजूद किसी कंटेनर में आदर्श गैस रखा है तो उसमें मौजूद जो कण होते हैं, गैस भी तो कण से ही मिलकर बना है ना। तो ऐसा गैस होता है जिसमें न तो उसके कण आपस में अट्रैक्ट हो, न तो एक दूसरे को रिपेल करो। अट्रैक्ट करने मतलब क्या, सटने, न तो एक दूसरे से सटे और न तो एक दूसरे से दूर भगाए, एक दूसरे से दूर भगाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं आदर्श गैस। आदर्श गैस का एक फॉर्मूला होता है PV = nRT। PV = होता है nRT, मतलब क्या कि अगर P4 मतलब होता है प्रेशर, V4 वॉल्यूम, प्रेशर मतलब समझते हो ना दाब, V4 वॉल्यूम मतलब क्या आयतन, N बराबर नंबर ऑफ क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, N बराबर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। मोल्स के आप लोग पढ़े होंगे 9th में, थोड़ा मोड़ा पढ़े ना मोल्स के बारे में, नाम सुने होंगे। तो N बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, और ये जो होता है गैस कांस्टेंट होता है, जो R होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, और T4 टेम्परेचर। तो ये आदर्श गैस का एक फार्मूला होता है। आदर्श गैस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब आदर्श गैस कभी होता ही नहीं। लेकिन एक ना होता है कि ये जो आदमी है बहुत आदर्श है, ऐसा नहीं कि 100% कोई आदर्श हो सकता है, 100% कोई चीज अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसी तरह आदर्श गैस एग्जिस्ट नहीं करता है, इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन आदर्श गैस का एक फार्मूला है, परिकल्पना किया जा सकता है।
अगर आप लोग कहेंगे कि सबसे अच्छा आदमी कौन होगा, तो अनुमान करें कि जो रोज सुबह उठ के नहाता होगा, ब्रश करता होगा ठीक से, किसी से अच्छा से बात करता होगा, है ना, बढ़िया से बाल हेयर स्टाइल अच्छा रहा होगा, बढ़िया से पहनता और कपड़ा उपड़ा ड्रेसिंग सेंस अच्छा रहता होगा, अपने बात गार्जियन को बात मानता होगा, तो उसको बोलेंगे आदर्श लड़का, कहेंगे ना। लेकिन ऐसा कभी होता है? हमेशा ऐसे नहीं होता है कभी। तो उसी तरह आदर्श गैस मौजूद नहीं है, आदर्श आदमी कोई मौजूद नहीं है, हर आदमी में कुछ न कुछ कमियां हो जाता है। उसी तरह हर गैस जितना भी है उसमें कुछ न कुछ कमियां हैं, इसलिए आदर्श गैस मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आदर्श गैस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसका फॉर्मूला होता है PV इक्वल टू nRT, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, R फॉर गैस कांस्टेंट एंड T फॉर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना होगा, द्रव के तापीय गुण के अंतर्गत आदर्श गैस को पढ़ना होगा। इसके बाद और हमको पढ़ना है तापीय प्रसार, पढ़ना है तापीय प्रसार। इसके अंतर्गत पढ़ना है तापीय प्रसार। जब किसी वस्तु को हम टेम्परेचर अगर देते हैं तो टेम्परेचर देने के बाद वो फैल जाता है, फैलता है कि नहीं फैलते हैं? कभी हम आपको बताए थे कि जो रेलवे लाइन होता है उसके बीचवा में ऐसे कटल कटल कहीं दिखता होगा, दिखता है ना। अगर रेलवे लाइन रेल से कहीं गए होंगे तो लाइनों पर देखिए कहीं कहीं कटल कटल रहता है ना। तो कटल इसलिए रहता है कि जब गर्मी पड़ेगा ना तो ये लंबाई इसका बढ़ जाएगा, हल्का सा यहाँ तक आ जाएगा और इसका लंबाई यहाँ तक आ जाएगा गर्मी बढ़ने से। जब गर्मी किसी इस पर पड़ेगा, लोहा पे स्टील होता है एक तरह से, हाई कार्बन स्टील होता है, तो इस पे जब पड़ेगा तो गर्मी के कारण फैल जाएगा। और जब ये फैलेगा तो अगर बीच में गैप नहीं रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, टेढ़ हो जाएगा लोहा, नहीं टेढ़ हो जाएगा क्योंकि जगह उसको फैलने का ये नहीं है। तो इस तरह से बेंड हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, और जब जैसी बेंड होगा तो गाड़ी पलट सकता है। तो इसलिए गैपा में इसमें थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है। या फिर हम लोग देखते होंगे कि गर्मी के दिन में जो दो पोलों के बीच में जो लाइन होता है नीचे झुक जाता है, लेकिन जैसे ठंडा होगा तो हल्का सा ऊपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ठंडा के मौसम में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी सिकुड़ता है, और गर्मी होने से ही फैलता है लोहा। ठीक है, फैलता है तभी इसमें बीच में गैप छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो किसी चीज को अगर गर्म करते हैं, मतलब लोहा इस सब को गर्म करते हैं, तो उसको अपने आप उसका साइज में क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी ठंडा होता है या फिर गर्म होता है। तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे, तापीय प्रसार की बात करेंगे। ठीक है, और चलो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ऊष्मा गतिकी पढ़ना है, और नया टॉपिक है ऊष्मा गतिकी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा गति, पढ़ेंगे हम लोग ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना होता है ऊष्मा गति का शून्य कोटि नियम। इसमें कुछ नियम पढ़ना, जैसे न्यूटन का पहला दूसरा नियम पढ़ रहे हैं ना, तो उसी तरह इसमें भी पढ़ेंगे हम लोग ऊष्मा गति का शून्य कोटि का नियम। शून्य कोटि का नियम कहता है कि अगर इसमें इक्विलिब्रियम की बात होता है, पहले इक्विलिब्रियम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस का पानी रखा हुआ है ना, और यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस का पानी रखा हुआ है, तो ये तो ज्यादा गर्म होगा, ठंडा कम गर्म रहेगा, है कि नहीं, टेम्परेचर कम है तो। लेकिन अगर इसमें बीच में इसे पाइप को लगा दिया जाए, ऐसे पाइप लगा दिया जाए, तो कुछ समय के बाद देखिएगा कि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि इसका ज्यादा हीट है, ज्यादा गर्म है, तो इसका गर्मी थोड़ा मोड़ा इसमें चल जाएगा, क्योंकि अब तो पानी एक दूसरे से सट गया। जब सट गया तो दोनों कुछ समय के बाद जितना ई गर्म रहेगा उतना ही ई गर्म रहेगा, यानी कि ई वाला में के कंटेनर के पानी के टेम्परेचर घट जाएगा और इस वाला बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, कि जब दोनों बॉडी का वस्तु का जब टेम्परेचर अगर समान हो गया तो उसको बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जीरो कोटि का नियम कहता है, ऊष्मा गति का जीरो कोटि का नियम जो कहता है कि अगर मान लीजिए 3 वस्तु है, अगर 3 वस्तु ए, बी और सी, 3 गो वस्तु है, तो कह रहा है कि अगर ई दोनों इक्विलिब्रियम है और ई दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो ऑटोमेटिक ई दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम में होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग, छोटा सा एग्जांपल ले लिया जाए, तो अगर इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है
इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए ये दोनों का टेम्परेचर क्या है, बराबर है आपस में। ये दोनों का भी टेम्परेचर आपस में बराबर है, तो ऑटोमेटिक ई और ई का टेम्परेचर बराबर ना हुआ, देखो तो है कि नहीं। अगर 3 बॉडी है उसमें पहला और दूसरा बॉडी का आपस में इक्विलिब्रियम में है, मतलब इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है, दोनों का टेम्परेचर समान, ठीक है। तो इसमें अगर दोनों का टेम्परेचर समान है यानी इक्विलिब्रियम में ए और बी इक्विलिब्रियम में है, ए और सी भी इक्विलिब्रियम में है, तो आपस में ऑटोमेटिक अपने आप बी और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। जब ये दोनों के बराबर आपस में कर दी हैं तो अपने अपने ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। यही तो आप जीरो कोटि था, समझ में आया। उष्मा गतिकी का जीरो कोटि का नियम यही था, ये खत्म हो गया। एक और इसमें पढ़ना हम लोग को, उष्मा गति का शून्य कोटि नियम खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ना है उष्मा गति का प्रथम नियम। तो उष्मा गति के प्रथम नियम में हम लोग पढ़ेंगे, ये तो जीरो कोटि का नियम हो गया, जीरो माने शून्य, ये हो गया शून्य कोटि का नियम, ये हो गया शून्य कोटि का नियम। इसके बाद प्रथम कोटि का अब नियम पढ़ना होगा। उष्मा गति का जीरो कोटि का नियम हो गया, अब प्रथम कोटि का नियम अगर बात कर लिया जाए प्रथम कोटि में, तो उसमें हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना। उसमें हम लोग क्या पढ़ाए हैं कि ऊर्जा न तो निर्माण किया जा सकता है और न तो विनाश किया जा सकता है, वह एक रूप से दूसरे रूप में केवल बदला जा सकता है कि नहीं। वही तो होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ही समझो वही है प्रथम कोटि का नियम। उष्मा गतिकी का प्रथम कोटि का नियम वही है ऊर्जा संरक्षण। वही कहता है प्रथम कोटि में ऊर्जा का न तो निर्माण हो सकता है और न तो विनाश हो सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में केवल बदला जा सकता है, ठीक है। और इसे आप लोग 9th में ही बताए थे, है ना। तो चलो यही चीज पढ़ना था उष्मा गतिकी के प्रथम कोटि के नियम में, ठीक है। कहने का मीनिंग है, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि अगर हमारे पास पानी है तो उसमें हीट दी, उष्मा दी, अगर पानी में अगर उष्मा दी, उष्मा समझते हैं ना, हीट गर्मी, है ना। तो उष्मा अगर दिए तो पानी किस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। भाप में बदलेगा कि नहीं। जब पानी भाप बदल गया तो पहले पानी में जो उष्मा ऊर्जा था अब किस में बदल गया है, भाप में। तो क्या ऊर्जा खत्म हुआ, नहीं, खुद खत्म हुआ, खाली पानी से किस में बदला है, भाप में बन गया है, बस परिवर्तन हुआ है, लेकिन उष्मा उतना ऊर्जा मौजूद अभी भी है इस इन्वायरमेंट में, यानी कि इस ब्रह्मांड में ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है, न तो उसका निर्माण किया जा सकता है। जितना पहले से ऊर्जा चलते आ रहा है उतना अभी भी ऊर्जा मौजूद है और फ्यूचर में उतना ही ऊर्जा मौजूद रहेगा, ठीक है। किसी लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से हमको गर्मी मिलता है। गर्मी मिलने का मतलब है कि अगर उसमें ऊर्जा था भी तभी तो हमको गर्मी दिया ना। तो क्या ऊर्जा खत्म हो गया, नहीं, लकड़ी में से निकल के हमारे वातावरण में वही हीट आ गया है, ऊर्जा आ गया है, समझे। तो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकता है। ये उष्मा गतिकी का प्रथम कोटि का नियम कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकता है और न तो हम उसको बना सकते हैं, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में केवल उसको बदला जा सकता है। तो ये प्रथम हो गया। अब इसी में गौर पढ़ना था उष्मा गति का द्वितीय कोटि नियम। क्या पढ़ना होगा, द्वितीय कोटि नियम। उष्मा गति का द्वितीय कोटि नियम में पढ़ना होगा कि जब भी उष्मा का ट्रांसफर होता है, उष्मा का फ्लो होता है, वो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर होता है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर एग्जांपल दे देते छोटा सा, इसमें हम लोग पढ़ना होगा कि अगर देखिए एक हमारे पास रॉड है लोहा का, अब यहाँ पे हम लोग मोमबत्ती जला दिए, यहाँ पे अगर मोमबत्ती हम लोग जला रहे हैं, मोमबत्ती कैसे बनाते थे वो भुला गए, चलो ऐसे बना दिए। अगर यहाँ पे मोमबत्ती जला दिए हैं तो अब यहाँ पे हीट होगा, गर्मी होगा, जहाँ पे जलाएंगे वहां पे ज्यादा हीट होगा, गर्म होगा ज्यादा लोहा। कुछ समय के बाद देखिएगा कि गर्मी इधर चला जाएगा। गर्मी इधर क्यों गया, क्योंकि इधर ठंडा था, इधर गर्म था, गर्म होने की वजह से इधर ठंडा था, तो यही गर्मी किधर चला गया, ठंडा की ओर। तो जब भी हीट का ट्रांसफर होता है गर्म बॉडी से ठंडा बॉडी की ओर होता है। यही तो दूसरा नियम खत्म।
खाली इतनी ही कहना था कि जब भी गर्मी का ट्रांसफर होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर मैंने समझते हो ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, वही कहता है ट्रांसफर। तो जब भी कोई हीट का गति होता है यानी ट्रांसफर होता है, वो गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर जाता है। यही है उष्मागतिकी का द्वितीय कोटि का नियम। तो जीरो वाला समझ गया कि तीन वस्तु रहेगा तो पहला दूसरा अगर आपस में इक्विलिब्रियम है तो तीसरा भी ऑटोमेटिक में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, है ना। पहला नियम में क्या हो गया कि ऊर्जा का ना तो निर्माण कर सकते ना तो विनाश कर सकते हैं। दूसरा नियम में क्या होगा, जब भी ऊर्जा का संचालन होगा तो हमेशा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर। यही तो हो गया उष्मागतिकी का तीन को नियम, खत्म हो गया ना। इसके लिए इसमें कुछ कुछ फार्मूला आएगा, अभी हम लोग खाली थ्योरी छोटा छोटा बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वो है, इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। प्रथम नियम होगा जीरो नियम ऊर्जा ठीक है। चलो एगो इसमें अंतर पढ़ना होगा, कार्नो इंजन। एक इंजन की बात करेगा, गाड़ी में जो इंजन होता है ना, उसी तरह एक इंजन है जिसको नाम है कार्नो इंजन। उसका नाम क्या है? कार्नो इंजन। कार्नो इंजन, कार्नो इंजन में हमको पढ़ना होगा कि देखिए कोई भी चीज है एफिशिएंसी की बात करता है, कार्नो इंजन करता है एफिशिएंसी की बात। एफिशिएंसी को न्यू द्वारा डिनोट किया जाता है। एफिशिएंसी को इंग्लिश में बोलते हैं दक्षता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में दक्षता बोलते हैं। तो कार्नो इंजन ही एक ऐसा इंजन है जिसका एफिशिएंसी 100% होता है, यानी इससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी का होबे नहीं करता है। 100% एफिशिएंसी इसका होता है कार्नो इंजन का। एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं हम लोग इसको न्यू द्वारा, हिंदी में बोलते हैं एफिशिएंसी को दक्षता बोला जाता है। तो इसका जो एफिशिएंसी होता है, दक्षता होता है, 100% होता है। 100% मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल अगर देते हैं। अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इतना सारे मेरे पास स्टूडेंट हो, 10-12 गो स्टूडेंट हो, मान लो 8 गो, ठीक, तो 10 गो स्टूडेंट हो, अगर जितना भी हम आपको पढ़ाएं, अब अगला दिन आप सब कुछ हमको बता दीजिए, जो जो पढ़ाएं सब चीज, तो हम कहेंगे कि हमारा एफिशिएंसी क्या हुआ, 100%। जितना आपको दिए उतना आपसे हमको मिला, तो क्या हो गया, एफिशिएंसी 100%। लेकिन अगर हम आपको कहें कि इसमें से 12 स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट में अगर 10 को बताया तो हमारा एफिशिएंसी 100% नहीं होगा। समझ में आया? इसका मतलब एफिशिएंसी हम लोग जब निकालते हैं, कोई गाड़ी चलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ईंधन देते हैं ना। तो जितना ईंधन हम उसमें दिए, क्या उतना हमको उससे स्पीड प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि जब ईंधन देंगे, जलाएंगे उसको, तो तनी मनी तो उसका हीट जो होगा, जलाने के बाद हीट जो होगा हमारे चारों ओर वातावरण में चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? उसके बाद जो मशीनियां होगा वो गर्म करने में वो थोड़ा सा एनर्जी ले लेगा ना। तो जितना अगर किसी चीज को हम दिए हैं उतना ही हमको लौट के अगर आता है, तब कहेंगे कि एफिशिएंसी 100% है। अगर उतना लौट के नहीं आएगा तो कहेंगे कि एफिशिएंसी 100% नहीं है। तो कार्नो इंजन एक ऐसा इंजन है जिसका एफिशिएंसी 100% है, उसमें उष्मा यानी उसमें एनर्जी का बर्बादी नहीं होता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, अगर पढ़ा रहे हैं तो सब कुछ सही से हमको बता दिया जाए कल पूछने के बाद, तो कहेंगे कि हमारा एफिशिएंसी क्या हो गया, 100%। जितना आप लोग को दिए उतना हमें आपसे मिल गया, ठीक है। लेकिन उसी में से एक आध दो लड़का ऐसा होता है, घर जाकर पढ़ेगा नहीं, याद नहीं करेगा, यानी एफिशिएंसी घट जाएगा, है ना। तो ये चीज हो, कभी कभी आप लोग पोस्टर में लिखे होंगे 100% सक्सेस होने की गारंटी हमारे पास है मेरे कोचिंग में, ऐसे ऐसे लिखा होगा ना, कि जितना भी हमारे पास बच्चा आएगा सबको जॉब लगा देंगे, यानी 100% गारंटी। समझ में आया? तो ऐसे 100% का भी होता नहीं है। तो उसी तरह कार्नो इंजन जो होता है 100% कोई भी इंजन नहीं होता है, उसका एफिशिएंसी 100% किसी इंजन का नहीं होता है। उसमें कुछ न कुछ एनर्जी बर्बाद होता है, चाहे तो एनर्जी घर्षण की वजह से बर्बाद हो जाए, या फिर अच्छा बताइए, हम लोग जो चलते हैं तो जमीन पर घर्षण लगता है, पैर से लगता है कि नहीं? तभी तो चलने में थक जाते हैं, एनर्जी हमको बर्बाद हो जाता है कि नहीं? तो ये चीज एफिशिएंसी की बात करता है कार्नो इंजन, उसमें एफिशिएंसी उसका होता है 100%, ठीक है। और कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जिसका एफिशिएंसी 100% होता है। तो कार्नो इंजन की बात इसमें हम लोग को करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अणुगति सिद्धांत।
तो अणुगति सिद्धांत में हम लोग को पढ़ना है विशिष्ट ऊष्मा की बात करना है। अणुगति सिद्धांत में हम लोग क्या करना है, विशिष्ट ऊष्मा। कभी आप लोग सुने हो विशिष्ट ऊष्मा है? विशिष्ट ऊष्मा की बात हमको करना है इसमें। तो विशिष्ट ऊष्मा उसको कहते हैं कि अगर कोई वस्तु हमारे पास है, उसका अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की जरूरत होता है उसको कहते हैं हम विशिष्ट ऊष्मा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कि मेरे पास पानी है, वो है 10 लीटर पानी है, मान लीजिए 10 लीटर पानी है। अभी उसका टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है। पानी का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है। अब 1 डिग्री इसको सेल्सियस बढ़ाना है, यानी 20 से हमको 21 डिग्री सेल्सियस को अगर करना है तो उसको हीट देंगे, ऊष्मा देंगे, आग जलाएंगे, देंगे कि नहीं? तो 20 डिग्री सेल्सियस से पनिया 21 डिग्री आने में जितना हमको आग जलाना पड़ेगा, जितना इसको हीट देना पड़ेगा, वही हीट को हम कहेंगे विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। समझ में आया बात? कि कोई भी पदार्थ मेरे पास है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितना उसको हमको गर्मी देना पड़ेगा, जितना ऊष्मा देना पड़ेगा, उसी ऊष्मा को हम लोग बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, बहुत इजी है, छोटा छोटा टॉपिक है, आराम आराम से हम लोग को समझ लेना। विशिष्ट ऊष्मा समझ में आ गया ना, कि कोई भी वस्तु को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हमको ऊष्मा देने की जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, है ना। अब देखिए आगे पढ़ना गैसों का व्यवहार। गैसों का व्यवहार, गैसों के व्यवहार में पढ़ना होगा कि अगर किसी गैस हमारे पास है, एक गैस रहता है, मान लीजिए एक मेरे पास कंटेनर है। कंटेनर में समझते हो ना, एक डिब्बा। कंटेनर माने क्या? एक डिब्बा है, इसमें कोई गैस भरा हुआ है। अब इस व्यवहार कैसे करेगा? देखिए क्या करेगा कि अगर इसमें हमको गैस गर्मी बढ़ाएंगे तो गैस का आयतन जो होता है बढ़ जाता है। गर्मी बढ़ाएंगे तो गैस का आयतन बढ़ जाता है। गैस का आयतन बढ़ने के मीनिंग है कि फैल जाता है। ठीक है, आयतन बढ़ने का मतलब क्या? फैल जाता है। अब देखिए अगर अभी पानी है इसमें, मान लो इसमें केवल पानी है, ठीक है, इसमें अगर आग जला दिए पानी को, तो पानी अभी इतना है तो आयतन इतना ही होगा, आयतन इसका इतना ही होगा। जैसे इसमें आग जलाए, गर्मी दिए, इसको हीट दिए, तो ये पानी भाप में बदल के चारों तरफ फैल जाएगा। यहां तक भाप बदलेगा तो फैलेगा कि नहीं फैलेगा? यानी जब पानी से गैस बन गया तो इसका आयतन बढ़ गया, अब गैस यहां तक आ गया। गैस हो तो यहाँ भी न चल जाएगा, गैस तो हवा, हवा ना एक तरह से गैस, वो तो सगरों फैला रहता है। तो पानी किस में बदल गया? भाप बदल गया, यानी कि गैस में बदल गया, तो अब इसका आयतन बढ़ गया। पहले पानी का इतना ही था, अब कितना हो गया? भाप बना तो इतना दूर हो गया, यानी आयतन उसका बढ़ गया। ठीक है, तो उसी तरह गैस में जब हीट बढ़ाते हैं, गर्मी देते हैं, तो उसका बढ़ जाता है आयतन, यानी आपस में फैल जाता है, और उसके जो कण होते हैं वो ज्यादा मोशन में आ जाते हैं, गति में आ जाते हैं। समझे? वो गति में आ जाते हैं। अभी पानी था तो गति में ज्यादा मोशन, गति में नहीं था उसका कण, आराम आराम से जहां जहां से पानी होगा सब ऐसे आराम से है। लेकिन जैसी हीट दिए तो गति करके भागने लगेगा जने तने इसका कण, तभी तो गैस बनेगा ना। भागने लगेगा तभी भाप बन जाएगा, और गर्म करेंगे तो और आपस में कण टकराने लगेंगे। ये चीज हम लोग को गैसों का व्यवहार में हम लोग को पढ़ेंगे कि गैस व्यवहार कैसे करते हैं, उसका आदत क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके बारे में हम लोग गैसों के व्यवहार में पढ़ेंगे। तो ये फिजिक्स का ये चैप्टर था, और इसमें हम लोग को पढ़ना होगा गैसों का व्यवहार, यही सब छोटा मोटा पढ़ना होगा। अब आगे पढ़ना हम आगे होगा अणुगति हो गया सिद्धांत, कि जो गैस का अणु होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, है ना, उसका व्यवहार क्या है। हीट बढ़ाने से उसके आपस में टकराव यानी कोलिजन बढ़ जाता है, आपस में जो गैस के कण होते हैं वो आपस में ज्यादा टकराने लगते हैं, और उसका आयतन भी बढ़ जाता है। ठीक है, आयतन में समझते हो ना जी? आयतन मतलब क्या? आप 10 लीटर 1 लीटर दूध देते हो किसी को, तो एक तरह से आयतन ही दे रहे हो उसका। 1 लीटर क्या है? आयतन ही तो है। 1 लीटर है, देखिए आयतन क्या होता है कि अगर मेरे पास ये मोबाइल है, तो इसका अगर एरिया निकालना होगा तो लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, 2D अगर बात कर दिया जाए। लेकिन आयतन में क्या होता है कि इसका लंबाई और चौड़ाई और इसका ऊंचाइयों को गुना करिएगा तो क्या होगा? तब आयतन निकलेगा। घन का आयतन आप लोग जानते होंगे, घन का आयतन, घन का आयतन क्या जानते हैं आप लोग? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये तो घन का आयतन होता है ना।
घन घन देखते हैं ना, ऐसा बनता है, ऐसा घन बनल रहता है, यही तो घन होता है ना। तो इसका आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ये आयतन होता है। ठीक है, नहीं आता है तब भी समझोगे, कोई टेंशन नहीं, अभी तो बेसिक से बताएंगे। जितना भी टॉपिक है सबको आयतन क्या होता है, एरिया क्या होता है, सब बताएंगे। आयतन और एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, यही बताएंगे। क से कमल, ख से खरगोश। ठीक है, तो दोलन हम लोग पढ़ना होगा। देखिए दोलन में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जैसे आवर्ती गति आप लोग सुने होंगे, आवर्ती गति सुने कि नहीं, कि जब कोई वस्तु अगर निश्चित समय के बाद अपना गति को दोहराता है उसको बोलते हैं आवर्ती गति कहते हैं। जैसे पेंडुलम की गति, ये जो घड़ी रहता है वो ऐसे लटकल रहता है इसे यहाँ पे, और ये वाला ऐसे ऐसे डोलता है, पेंडुलम वाला देखे घड़ी वाला, पेंडुलम की गति कहते हैं उसको दोलन गति। आवर्ती गति भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि निश्चित समय के बाद यहाँ जाएगा, उतना जितना समय यहाँ से आने में लगेगा ना उतना ही समय इसको जाने में लगेगा, उतना ही समय के बाद दोबारा अपने स्पीड को दोहराता है, इसको बोल सकते हैं हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का अर्थ का जो परिक्रमा होता है वो भी क्या होता है, आवर्ती गति के अंतर्गत है। क्यों, क्योंकि एक साल के बाद अगर पृथ्वी यहाँ से चला होगा तो एक साल के बाद फिर घूम के यहीं आएगा, आएगा कि नहीं। तो कितना एक साल में 365 दिन 6 घंटा हुआ है ना एक साल में, तो 365 दिन 6 घंटा के बाद पृथ्वी फिर अपने स्थान पे आ जाती है जहां से चली होती है। तो एक निश्चित समय के बाद दोबारा लौट को ही आया, इसलिए उसको बोलेंगे हम लोग आवर्ती गति। दोलन गति आवर्ती गति हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब, अगर मान लीजिए एक दोलन गति है, इसे झूला की गति दोलन गति कहलाएगा, आवर्ती गति नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि झूला की गति देखते होंगे आप लोग कि यहाँ से चलेगा, कस के बाद धक्के लिएगा तो बहुत दूर जाएगा, फिर धीरे 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 स्लो हो जाएगा। अब उसको एक निश्चित बिंदु पर आने में उसको निश्चित समय नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए निश्चित समय अंतराल पर निश्चित बिंदु पर अगर कोई वस्तु लौट के आ जाता है उसका गति, तो उसको कहेंगे आवर्ती गति। अगर नहीं आता है तो उसको कहेंगे दोलन गति केवल। ठीक है, तो आवर्ती गति दोलन गति किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, झूला की गति, पेंडुलम की गति, और उसमें देखेंगे कि लंबाई बढ़ने से क्या अंतर पड़ता है। अगर इसके बाद तरंग पढ़ना है हम लोग को, तरंग, दोलन गति हो गया, तरंग पढ़ना है। मुख्य रूप से तरंग आप लोग जानते होंगे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, पता है ना। तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य, जैसे हम लोग साउंड बोल रहे हैं, साउंड अब मेरे आवाज से निकल रहा है, तो ये साउंड ध्वनि है जो आपके पास जा रहा है, अभी तो आप लोग सुन रहे हो, है ना। तो जो साउंड होता है वो होता है अनुदैर्ध्य तरंग। साउंड तरंग कौन सा होता है, अनुदैर्ध्य तरंग। जब कोई किसी माध्यम का कण के गति के ऐसे ऐसे गति करता है तो उसको कहते हैं हम लोग अनुदैर्ध्य कण। जैसे कि मान लीजिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे अगर खींचते हैं हम लोग, खींचने के बाद अब छोड़िए स्प्रिंग को, तो ऐसे ऐसे करेगा, आगे पीछे होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरह हम लोग का जो साउंड है वो ट्रेवल करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो साउंड भी क्या है, तरंग है। कौन सा तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग है। लेकिन जो हमारा लाइट है, सूर्य का प्रकाश है, वो अनुप्रस्थ तरंग है, उसका गति ऐसे ऐसे होता है। मतलब यहाँ से आपके पास जाना होगा लाइट को तो ऐसे ऐसे करके जाएगा, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, समझे, तो होता है अनुप्रस्थ तरंग। अब अगर ऐसे ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे करके तो क्या होगा, अनुदैर्ध्य तरंग हुआ। समझ में आया। तो हम लोग को जो साउंड है वो अनुदैर्ध्य तरंग से रूप में ट्रेवल करता है, और जो लाइट है, सूर्य का प्रकाश है, वो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में ट्रेवल करता है। इसके बाद हम लोग तरंग में और पढ़ेंगे क्या, कि तरंगों का परावर्तन, मतलब टकरा करके किसी चीज को लौट जाना ही तो कहलाता है प्रकाश परावर्तन। आप लोग 10th में पढ़े हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे साउंड का परावर्तन, मतलब तरंग दैर्ध्य का परावर्तन। किसी चीज को हम बोलते हैं तो खाली रूम रहेगा ना, तो कस के बोलिएगा तो खाली रूम टकरा के फिर हमारे पास आएगा, आता है कि नहीं आता है। या फिर जब कहीं पहाड़ वाला इलाका है वहां कस के चिल्लाइएगा, हम सब लोग खुला है पहाड़ है, और कस के चिल्लाइएगा ना तो लगेगा कि आप ही का बोलिया फिर उधर से लौट के आया है। ऐसा कभी चिल्लाए हो, छत पे भोरे उठ के सब चिल्लाना सब कहेगा कि बीरू सर के पास जाकर के सब पागल हो गया लगता है, भोरे भोरे छत पर चिल्ला रहा है। तो ऐसा होता है। तो ये तो प्रकाश का जो साउंड जो होता है हम लोग का जो बोलते हैं उसको टकरा कर लौटना ही तो क्या होता है, तरंग का क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। टकरा कर लौटना परावर्तन हो जाएगा।
तो इतने सारे हम लोग को टॉपिक पढ़ना था, मात्र 1 2 3 4 5 6 7 को इसमें भाग 2 में फिजिक्स का दूसरा बुक में और 8 को पहला बुक में, कुल मिलाकर के 15 को टॉपिक, 15 को चैप्टर हम लोग को पढ़ना है 11th में। अब समझो 11th तनी सा हार्ड है, किससे? 12th से, ठीक है। अब एग्जाम आपको देना होता है 12th में, तो ये हार्ड आपको लग रहा है अभी, ये वाला खाली टॉपिक का थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि आप लोग कभी देखे नहीं हो, ठीक है, कभी सुने नहीं हो, लेकिन तभी मेरे स्टूडेंट को जो हम पढ़े हैं 9th क्लास में हमसे, वो थोड़ा मोड़ा इस सब के बारे में अच्छे से जानते भी होंगे। तो चलो आज हम लोग का फिजिक्स का सिलेबस हो गया समाप्त। पिछले दिन हमने बायोलॉजी का सिलेबस समाप्त किया था, इसी तरह डिस्कस करके आज हमने फिजिक्स का सिलेबस पूरे समाप्त किया। तो अब हम लोग इससे पहले कि हम लोग नया टॉपिक वाइज चैप्टर स्टार्ट करें, पहले हम लोग 9th 10th को एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। 9th 10th में आप लोग जो जो भी पढ़े हो उस सब को हम रिवीजन करवाएंगे। जब रिवीजन कराएंगे तो बेसिक एकदम कमजोर, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेसिक चीज जो छोटे छोटे टॉपिक जो जानना होता है एकदम मजबूत हो जाएगा। इसके बाद पढ़ने में सब हलवा लगेगा, चटनी लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे झूठों के नहीं सब कोई बोलते हैं कि इंटर हार्ड है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। वो इसलिए वही लोग बोलते हैं जो तनिकों मेहनत करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते कि मसाला पीसें, वो चाहते हैं कि मिक्सी चला दें, ठीक है। तो मसाला पीसे वाला देखो शरीर से मजबूत आदमी रहता है, मेंटली स्ट्रोंग रहता है ना, चिड़चिड़ापन उसको बहुत काम आता है ना, मेहनत करने वाला आदमी। तो इसमें मेहनत करना है थोड़ा सा, और एकदम इंटर आसानी से खत्म हो जाएगा। 12th एकरो से आसान रहेगा, ठीक है। तो इसमें हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा मेहनत खाली करना है आप लोग को। जितना भी यहाँ पढ़ाया जाएगा समझाया जाएगा उसको एक बार कम से कम घर जाके जरूर देखना है, और मम्मी पापा का भी भरोसा जीत के रखना है। ओहो, चलो ठीक है, ओके, बंद कर देते हैं इसको। अब अगले दिन से टॉपिक रिवीजन करेंगे, ठीक ना।